चलिए बढ़ेंगे आगे। अब हमारे साथ राजेश पालविया भी है, उनसे भी अब इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ये बात करते हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। बाजार तो बहुत ही लैक लस्टर है, अगर आप सुबह से देखें तो बहुत ही टाइट रेंज में काम किया है। एमपीसी का भी इवेंट एक नॉन इवेंट के तौर पर ही देखने को मिला। फिलहाल एक्शन कहाँ देखना चाहिए, क्या स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पर होना चाहिए, एक्सपायरी से पहले क्या रेंज लिमिटेड रहेगी या आपको लगता है कि कल थोड़ी एक्सपैंड हो सकती है? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो देखिए, मार्केट में जो डेटा बना है वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि एक रेंज बाउंड ही ट्रेड यहाँ पे हमें लगता है वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। पुट राइटर्स 18,400 18,500 के स्ट्राइक पे एक्टिव है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेंगे। और 18,600 इवन 18,700 ये दोनों स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने भी आज के सेशन में पोजीशन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे। तो ये दिखता है कि मार्केट में एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स तो एक म्यूटेड बिहेवियर ही दिखाता हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी में भी देखें तो 43,500 के आसपास कॉल राइटर्स ने काफी पोजीशन ऐड की है। और बेस जो बना हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी का वो करीब 43,000 इवन 42,800 ये रेंज पे ही बेस बना हुआ है। तो हमें लगता है कि म्यूटेड ही बिहेवियर रहेगा दोनों इंडेक्स का। हो सकता है कि हम 18,500 जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वीकली एक्सपायरी और एज वेल एज मंथली, अगर पुट बेस भी देखें तो 18,500 पे काफी पुट राइटिंग हुई थी पहले भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे नहीं फिसलते तो यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड जरूर देखने को मिल सकता है इंडेक्स में। और ऊपर में 18,650 और 700 ये लेवल अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें लगता है एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेंगे। तो रेंज बाउंड ही हमें लगता है कि मूव मार्केट के रहेंगे अभी, और एक टाइट रेंज में ही इंडेक्स का ट्रेड देखने को मिलेगा। राजेश, आप सही कह रहे हैं, एक टाइट रेंज में इंडेक्स में ट्रेड नजर आ रहा है, लेकिन इस टाइट रेंज में मौके कहां पर तलाशने चाहिए? क्योंकि सेक्टर्स भी अगर मैं देखूं तो आज सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी प्लेस में 450 अंकों तक की तेजी हम देख चुके हैं। लेकिन सेक्टर्स की बात करें, स्टॉक की बात करें, आप बताएं कौन से स्टॉक पिक्स हैं फिर आपके रेडार पर? तो मानसी जी, पहला स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। काफी समय के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस जोन को ऑलमोस्ट, जो पिछले अगर हम 8-10 दिन से देखें, एक साइडवेज जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। तो इंडिगो हमारे रडार पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में मोमेंटम 2030 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 1945 के स्टॉप लॉस से इंडिगो को बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो बैंकिंग फाइनेंशियल से एयू बैंक पे हमारी नजर है। स्टॉक में वीकली चार्ट पे देखें तो एक, अगर छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनी है, डेली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है, बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 700 रुपए तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 656 के आसपास। और तीसरा जो स्टॉक है वो है फर्टिलाइजर स्पेस, और उसमें आरसीएफ। फर्टिलाइजर में देखें तो आरसीएफ, फैक्ट और भी दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो आरसीएफ यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफी बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखे। अगर हम इसको मंथली चार्ट पे बड़ी टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए हैं वो अब 2018 के जो इसके हाई थे उसको भी सरपास करके अब ये मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट बने, तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। आरसीएफ में हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है, 150 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 133 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, ठीक है। आरसीएफ पे एक तेजी मिल सकती है आपको। असल में फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स ना वापस थोड़ा एक्शन में आए हैं। आप फैक्ट को भी देखिएगा, अभी मैं राजेश सर से यही बात पता करूंगा, लेकिन दो चीज़ें मैं आपको ज़रूर नोटिस करवा दूं। आज सुबह जब आपको डेरिवेटिव्स के डाटा बता रहे थे, हमने डंके की चोट पे ये बात रखी थी कि आज का जो इवेंट है ना वो एक इवेंट लेस हो जाएगा। मार्केट का प्रॉब्लम कहाँ है वो आपको इंडिया विक्स में दिखेगी। अगर आप इंडिया विक्स को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि बाजार के अंदर आने वाले 2 इवेंट भी शायद हो सकता है डिस्काउंट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अभी भी आप देखें इंडिया विक्स 14 के आसपास चल रहा है। आज आपने पॉलिसी इसी इवेंट के अंदर डिस्काउंट कर दी। 1% नहीं हिला इंडिया विक्स, 1% जिसे कहते हैं। और आपके पास कल वीकली एक्सपायरी है और उसके बाद फिर आपको गुजरात के नंबर्स आने। लगता नहीं है कि मार्केट कुछ बदलने के मूड में है। इस बीच आपको मैं एमसीडी के जो नंबर्स आए हैं रिजल्ट्स में, उसमें आप अब दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव भी जीत रही है। 126 सीटें चाहिए होती हैं उसको, बहुमत के लिए भी टिकट टीम ने चलाया था, वो हम वापस से बोल देते हैं कि चला देंगे एक बार। एमसीडी का वर्डिक्ट ऑलमोस्ट आ रहा है। राजेश सर, अभी आपने आरसीएफ चुना, मैं उसका एक पीयर आपके सामने रखता हूँ, फैक्ट, जरा इसको भी चेक कीजिएगा। ये भी ठीक लग रहा है आपको? आरसीएफ के साथ साथ फैक्ट
बिल्कुल डिम्पी जी, इसमें भी एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे मंथली वीकली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और फैक्ट भी हमें लगता है कि एक मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। ब्रेकआउट दर्शाता है कि इसमें भी 180 185 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है, थोड़ा डिप मिलता है तो भी ऐड किया जा सकता है। 145 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो ये फैक्ट पर आपकी बाय रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है, इस बीच नरेश मिरानी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त क्या रेंज देख रहे हैं बाजार पर। नरेश, बहुत ही टाइट रेंज है मार्केट की, क्या इसी रेंज में एक्सपायरी भी होने की उम्मीद है? क्या कहाँ एक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक? मुझे लगता है कि 18,440 से 18,550 जो एक जोन है वहां से बाउंस बैक आते रहना चाहिए और ओवरऑल ये बाउंस में 18,800 18,900 तक भी अपसाइड आ सकती है। तो बाय ऑन डिप्स है। ओवरऑल इवेंट्स है जो ये आज का एक इवेंट हो गया और अगले वीक में फेड का इवेंट भी हो जाएगा, बट ओवरऑल ये रेंज बाउंड मूव्स ही रहेगा और एक बार इवेंट्स जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे वैसे ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बढ़ता जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल जब इस टाइट रेंज में ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ देख रहे हैं? तो दो स्टॉक्स दोनों सिमिलर सेक्टर से, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो एक 900 रुपए के बाद ब्रेकआउट देने के बाद एक अभी फ्लैग पैटर्न बना रहा है जिसका ब्रेकआउट होगा 940 के ऊपर। सो यहाँ पे एक फ्रेश मूव आ सकता है और ओवरऑल पॉजिटिव बायस ही है इस पर। स्टॉप लॉस होगा 920, टारगेट होगा 1000 तक का। और दूसरा है यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, वो भी 1720 के ब्रेकआउट के पास वहीं पे रुका हुआ है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1700 और टारगेट होगा 1900 शॉर्ट टर्म में। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज दोनों स्टॉक्स है इस वक्त नरेश के रेडार पर। नरेश, आपसे एफएमसीजी प्लेस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। अच्छा एक्शन एफएमसीजी काउंटर्स में हम आज देख रहे हैं और टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स जो कि इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें सबसे आगे एचयूएल जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं। एफएमसीजी प्लेस में इस वक्त की तेजी को देखते हुए कोई राय होगी? दो स्टॉक्स रडार में, सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि ये फिर से जो रेजिस्टेंस उसका है जो अगस्त टू सितंबर में 2700 टू 2730 का रेजिस्टेंस था वहीं पे आ रहा है। रिसेंटली भी कुछ 4 दिन पहले भी 2700 के आसपास टॉप बनाया हुआ है। तो अगर ये क्रॉस कर जाता है तो इसमें एक मूव आ सकता है 3000 रुपीज तक। तो एक एचयूएल है और दूसरा डाबर, क्योंकि डाबर ने क्लियरली एक लीडरशिप दिखाई है कि एक मेरे ख्याल से एक लौता स्टॉक है जो एक 52 वीक हाई पर है पूरे एफएमसीजी पैक में। सो डाबर पे बाई रहेगा करंट लेवल्स पे भी और डिप्स पर भी। ओके, ठीक है, डन। राजेश जी, एक शेयर और चेक कीजिएगा जरा, एबीबी। ये रिवर्सल के साइन दे रहा है या फिर और टूटेगा? जरा एक बार चेक करेंगे एबीबी को। तो डिम्पी जी देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से जरूर हायर साइड पे थोड़ा सप्लाई यहाँ पे बनते हुए दिखा है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को भी देखें तो ऑलमोस्ट ये 10 से 12 वीक हमने देखा है कि स्टॉक एक साइडवेज और एक करेक्टिव मूव में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक अपने क्रिटिकल लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है इसका करीब 2930 के आसपास, ऑलमोस्ट उसके नजदीक ही ट्रेड करा। अगर 2930 के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि ये करेक्शन में स्टॉक ने अब अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे तो फिसलते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस तो यहाँ पे दिख रही है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। बट अब हम यहाँ पे सलाह देंगे कि 2930 अगर टूट जाए तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ही है, बट नियर टर्म में एक वीकनेस आ सकती है 2930 के नीचे फिसलने के बाद। ये स्टॉक में 2850 2810 तक की डाउनसाइड यहाँ पे बनेगी, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर इसको अगर 2930 टूटेगा तो हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। ठीक है सर। फिर राजेश सर, एक शेयर मेरे को आपसे वो और पता करना है, वो ब्रेकआउट जल्दी है इसलिए मैं जरा पता कर रहा हूँ। जरा हिकल लॉजिस्टिक को चेक करना, ये हाथ से निकल गया कि सर अभी हम ज़्यादा लेट तो नहीं हुए ना? हिकल लॉजिस्टिक HIKAL के नाम से मिलेगा। हिकल लॉजिस्टिक डेली चार्ट लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा साफ साफ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सर इसके अंदर हम थोड़ा लेट हो गए हैं क्या? 10% आज हमारे को हाथ से निकल गया ये।
तो देखिए डिम्पी जी, स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है हाइकल में। अगर हम देखें तो अभी आज का जो मूव बना है इसने ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ आई है। 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन किया है स्टॉक में। तो हमें लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने रहना चाहिए। जिन्हें अब यहाँ पे फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 380 की तरफ तो वो एक सही लेवल होगा वापस बाय करने के लिए। और अपसाइड में हमें लग रहा है कि अभी ये स्टॉक अगर बना रहा 380 के ऊपर तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए करीब 415 420 की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो एक बड़े करेक्शन के दौर से स्टॉक अब यहाँ से रिवर्सल के साइन जरूर बनाते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा होगा 378 के आसपास। थोड़ा डिप मिलता है 3-4 रुपए का भी तो भी ऐड करें। अपसाइड के टारगेट 415 420 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो डिप पे ऐड भी करें। अभी तो इमीडिएट टारगेट 415 तक के आपको दिखते हैं। आज बिगेस्ट गेनर ऑन एफएनओ साइड इज सीमेंट्स, वहां पर 5-5.5% की मूव है और सुबह से ही गैप अप पे खुला ही है और उसके बाद आपको सुबह से ही मोमेंटम इंटैक्ट रहा। क्या बड़ी वजह है? सीमेंट्स को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बारे में और डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ वमाक्षी बनी हुई है। एक बार आइए पहले पूरी खबर समझ लेते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें ओवरऑल कमजोर मार्केट में सीमेंस के शेयर में आज काफी शानदार तेजी नजर आ रही है और आइए जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए सीमेंस सबसे लोएस्ट बिडर है। ये ऑर्डर अगले फाइनेंशियल ईयर से सप्लाई होगा और करीब 11 साल का ये ऑर्डर पीरियड है। लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग उनके डाहोड रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप से होगी और लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी इन्हें करीब 35 ईयर्स की ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो ओवरऑल अगर हम सीमेंट की बिड को देखें तो काफी अग्रेसिव है। टोटल ऑर्डर वैल्यू है 31,700 करोड़, जिसमें से लोकोमोटिव ऑर्डर वैल्यू 13,200 करोड़ है और जो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस की जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर करीब 18,500 करोड़ की है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं ये इस न्यूज़ पर। तो उनका कहना है कि लोकोमोटिव की अग्रेसिव बिड को सीमेंस और ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस स्पेस की अच्छी प्राइसिंग से ऑफसेट करेगा। प्रोजेक्ट लेवल मार्जिन्स भी हेल्दी रह सकते हैं, ऐसा एंटिक का मानना है। तो इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सीमेंस की फेमर में और भी काफ़ी ट्रिगर्स है। प्राइवेट केपेक्स में पिकअप, भारतीय रेलवेज एक मल्टी ईयर स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल पर है और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में। तो ये थे सारे ट्रिगर्स जो सीमेंस के फेवर में है, मगर आज स्टॉक फोकस में है क्योंकि लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए सीमेंस सबसे लोएस्ट बिडर इमर्ज हुआ है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफी अच्छे मूव्स नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, बड़े मूव्स दिख रहे हैं 5-5.5% के लिए। लेकिन क्या इन लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लें जो ट्रेडर्स हैं? हालांकि ये तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, इसे कई बार हम कैपिटल गुड्स का एक वन ऑफ द एक्सपर्ट, वन ऑफ द लीडर स्टॉक है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या इस बार के लिए एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले? राजेश से समझेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ सुदीप भी बने हुए हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। पहले एक बार राजेश से क्विकली इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। राजेश, सीमेंट्स पर क्या करें? यहाँ से क्या अभी भी जो ट्रेडर्स हैं उन्हें 1-2 दिन की और मूव मिल सकती है इसी खबर पर? तो प्रियंका जी देखिए, स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव और नियर टर्म सेटअप के हिसाब से भी आज का जो मूव बना है काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक में अब ये स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। आज जरूर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है। तो हमें लगता है और थ्रू आउट द सेशन जो गेन थे, अर्ली गेन ओपनिंग के बाद से, वो गेन्स को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक में एक साइडवेज करेक्शन के बाद अभी एक रिवर्सल वापस बना है। न्यूज का इंपैक्ट जरूर आया है, बट हमें लगता है जिनके पास ऑलरेडी गेन में है, जिन्होंने लोअर साइड पे लिया है, उन्हें बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले हायर साइड पे 28.75 ये स्टॉप लॉस होगा। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक होते हैं नीचे में तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो लगता है हमें नियर टर्म में वो करीब 29.70 से लेके 23,000 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती। तो पोजीशन बनाए रखने की हम यहाँ पे सलाह देंगे। एक खबर आई और इनफैक्ट ये बड़ा ऑर्डर है और इस खबर के बाद, क्योंकि गुजरात में लोकोमोटिव प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम बोली लगाई है सीमेंस ने, उसके बाद ये स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन। सुदीप, गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए, ट्रेड स्ट्रैटेजी, क्रेडिट पॉलिसी के बाद हमने देखा बाजार में वैसे साइडवेज मोमेंटम 2 दिन से जारी है और क्रेडिट पॉलिसी तो सिर्फ एक ट्रिगर रहा। इनफैक्ट कोई एक्शन ये नहीं कह सकते कि बाजार की गिरावट के पीछे की वजह सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी है, क्योंकि 35 बेसिस पॉइंट्स एंटिसिपेटेड थे। इस वक्त अगर देखेंगे
टुवर्ड्स डे लो हम देख रहे हैं 18,590 के आसपास निफ्टी में कामकाज। बैंक निफ्टी में भी पीएसयू बैंक संभाल रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से भी बिकवाली तो हावी हो रही है। क्या है ट्रेड स्ट्रैटेजी आपकी? गुड आफ्टरनून मानसी जी। जो हिसाब से हम निफ्टी में देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से ऊपरी स्तरों से सेलिंग आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, पर फिर भी 18,500 18,530 का जो लेवल है, जो 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो एक ट्रेंड डिसाइडर होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो ब्रीच नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये प्राइस करेक्शन से ज्यादा ये थोड़ा टाइम बाउंड करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन मुझे ज्यादा लग रहा है। प्लस हम ये देख रहे हैं कि ये 40-50 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव है, बट सेक्टोरियली काफी रोटेशन हो रहा है। काफी पहले मेटल चल रहे थे, तो आज एफएमसीजी चल रहे हैं, बीच में सीमेंट चल रहा था, तो एक सेक्टर रोटेशन हम देख पा रहे हैं मार्केट में। जो ओवरऑल एक बड़ी रैली जो निफ्टी में हमने देखा था लास्ट 1-1.5 महीने में, उसके बाद ये कंसोलिडेशन थोड़ा हेल्दी है मार्केट के लिए। सो क्रेडिट पॉलिसी हो या ना हो, उससे ज्यादा आज कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं लग रहा था, बिकॉज लार्जली ये डिस्काउंटेड था। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल जब तक 18,530 18,500 का लेवल होल्ड करेगा, जहां पे हाईएस्ट पुट राइटर भी है, तब तक मार्केट थोड़ा बाय ऑन डिप्स में हमें रहना चाहिए। और 18,640 जो स्पॉट लेवल्स है, इसके ऊपर सस्टेन करने से एक हमें शॉर्ट कवरिंग मूव हम देख पाएंगे 18,730 18,750 के करीब। तो दो लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 18,500 और 18,640 एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग पिक्स भी बता दीजिए फिर। सुदीप, आपके ट्रेडिंग पिक्स कौन से स्टॉक्स हैं अभी जो आप सुझाने वाले हैं? हाँ, मेरी पहला ट्रेडिंग पिक है एशियन पेंट्स। हमने देखा है ये स्टॉक पिछले 33 सेशन से 3,050 से लेके 3,190 के बीच में एक 3-3.5% के रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद हमें पिछले 1-2 दिन में हमें एक अच्छा मोमेंटम देख पा रहे हैं, और आज वॉल्यूम के साथ हम इसमें ब्रेकआउट देख रहे हैं। पिछले 4 हफ्ते का अगर वीकली चार्ट, मतलब वीकली अगर हम चार्ट देखें, तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हम देख पा रहे हैं। प्लस डेली चार्ट्स पे स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर तो सस्टेन कर रहा है, पर आज 13 ईएमए के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। और ओवरऑल ये दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक अभी फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहा है। और इसके साथ अगर हम ये देखें कि क्रूड प्राइसेस जो स्टेडीली नीचे आ रही है, जो ये पेंट्स के सेक्टर, पेंट स्टॉक्स और सेक्टर ओवरऑल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे एक बाय का ट्रेड बनता है टैक्टिकली एज वेल एज टेक्निकली। तो मुझे लग रहा है 3160 के स्टॉप लॉस से 3300 के टारगेट के लिए हम एशियन पेंट्स में पोजीशन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एशियन पेंट्स आपको पसंद आ रहा है, बस एक ही होगी आपकी रिकमेंडेशन सुदीप? ये तो क्रूड डेरिवेटिव्स का फायदा है, ये स्टॉक हम डिस्कस कर भी रहे थे। कोई और स्टॉक आपके रडार पे है जो आपकी रिकमेंडेशन में आज? हाँ, मेरी दूसरी पिक है अंबुजा सीमेंट। हमने देखा है वीकली चार्ट अगर हम इसका देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम ये स्टॉक बना रहा है, और डेली और वीकली सेटअप पे अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राउंडिंग बेस बन रहा है अपने 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नजदीक। और पिछले 2-3 दिन से तो ये अपना हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स भी हम ये काउंटर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हिसाब से रिवर्सल एक अच्छा ये बन रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक में 575 के स्टॉप लॉस से हम 595-600 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट में। सीमेंट पैक में भी अच्छी मूवमेंट है, और आप सीमेंट पैक में सबसे ट्रेंडिंग स्टॉक को ले रहे हैं, अंबुजा स्टॉक को, ठीक है, अंबुजा सीमेंट्स को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, राजेश से एक बार समझते हैं। राजेश, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, हमने देखा कि सारे टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव आई, बालाकृष्ण में बड़ी मूव नहीं आई, इनफैक्ट ये अंडर परफॉर्मर रहा। हालांकि मैनेजमेंट ने जब अपनी कमेंट्री दी थी नंबर्स के बाद, नंबर्स पे हिट हुआ था। यूरोप से पहले तो ये बहुत, यूरोप बिजनेसेस में स्लो डाउन के कारण ये स्टॉक बहुत हिट हो चुका है, लेकिन अब ये जो थोड़ी बहुत ही मूव्स शुरू हुई हैं इसकी, क्या ये सस्टेन होंगी, बड़े मूव्स में कन्वर्ट होंगी, या फिर बेटर स्टॉक चूज कर लें? प्रियंका जी, ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और सस्टेन्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो हमें लगता है कि ओवरऑल अगर इसको एनालाइज करें लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक एक बुलिश जोन में, बट नियर टर्म में यस एक स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटी है स्टॉक में। अगर डेली सेटअप पे भी एनालाइज करें तो 200 डे मूविंग एवरेज को अब ये रिगेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है।
स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने ऑलरेडी देखे। हमें लगता है कि जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं उन्हें स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2020 के आसपास। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए वो करीब 2200 और 2230 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश बायर अगर कोई है तो 2020 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। ठीक है, मेरे पास दो सवाल है। एक सवाल तो सुदीप आपके लिए है। आप एक काम कीजिएगा, जरा अंबुजा के चार्ट वापस से खोल लीजिएगा और उसमें 600 वाली कॉल भी खोल के रखिएगा। मैं जरा अभी आपके पास आता हूँ, वापस से सवाल पूछता हूँ। राजेश जी, अब आपके लिए एक सवाल। एक थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, इसने वैल्यूएशन वेल्थ इरोड की है, लेकिन अगर इंडाइसिस को यही रहना है ना तो छोटे मझोले शेयर्स में से एक शेयर दिख रहा है, वो है SCC। आज का वॉल्यूम, आज के ब्रेक का दिखने वाला या स्क्रीन को जो चार्ट को देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि शेयर करीब 20% चलना चाहता है। अभी शेयर है सर 2 से 2.5% ऊपर। मेरे पास 18% का रूम है, मैं इससे बड़ा टारगेट नहीं सोचता फिलहाल अभी। तो क्या मैं इस शेयर को अभी प्लस कर लूं सर? 2-2.5% ऊपर है, 20% मेरा टारगेट है। मैं BTST भी करके जा सकता हूं। सिर्फ मैं आज का पैटर्न, आज का वॉल्यूम, आज के एवरेज का ब्रेकआउट देख रहा हूं। तो डिम्पी जी कर लेना चाहिए इसको बाय यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है वीकली चार्ट पे और ऑलमोस्ट अभी ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है उस पैटर्न के। तो हमें लगता है कि आज की प्राइस एक्शन काफी इंकरेजिंग है। स्टॉक अगर आज की क्लोजिंग 19 रुपए 40-45 पैसे के ऊपर भी देने में कामयाब होगा तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होगा और नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा करीब 22 रुपए से 23 रुपए तक के अपसाइड यहाँ पे बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद अब जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक के वीकली मंथली चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रिवाइवल होते हुए दिख रहा है। इसके जो बड़े टारगेट हमें लगता है पोजिशनली आ सकते हैं, वो करीब 30 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजिशन है बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस छोटा ही है, हायर साइड पे आप ट्रेल कर ले, 18 रुपए 70 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस रख ले। 19 रुपए 45 पैसे के बाद नेक्स्ट टारगेट इसका 22 रुपए तक आते हुए दिख सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एग्जैक्टली सर, मेरा भी 22 का ही टारगेट है और जो सर्किट अगर लगता है इसमें तो वो 22 तक का ही जाएगा आज में। वो 20% का सर्किट है, 3-3.5% ऊपर हो चुका है। शेयर पे ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम बहुत जोरदार आ रहा है और ये हो सकता है आज और कल में सबसे चर्चित शेयर बन जाए। SCC नोटिस करने वाला शेयर है। सुदीप, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूँ। अभी आपने अंबुजा सीमेंट के बारे में कहा। सर मैं ना 600 रुपये का शेयर नहीं खरीद पाऊंगा अंबुजा, मैं इसका पुराना रनअप भी देख चुका हूँ। तो मेरे पास एक तरीका, मैं ऑप्शंस के जरिए आ जाऊँ तो मैं 600 की स्ट्राइक है दिसंबर वाली, क्योंकि एक ही मिलेगी, हाँ, वो 15.5 रुपये में चल रही है। सर उसको ले लूँ क्या? तो 15.5 रुपये अगर मैं उसको लेता हूँ 600 वाली कॉल को, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या, मेरा टारगेट क्या सर? अगर मैं 600 रुपए की कॉल लेता हूँ 15.5 रुपए, तो जब मुझे लग रहा है कि मूव 610 यहाँ से लेके 25 रुपए का मूव आ सकता है यहाँ पे, 20 से 25 रुपए का आने वाले 4-5 सत्रों में, बिकॉज हमें ये भी देखना है कि एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से ये कितने दिन हमें ये ऑप्शन होल्ड करनी है। तो अगर 4-5 दिन का ही अगर ये हमारा व्यू है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें 600 की कॉल 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 22 से 24 रुपए के टारगेट के लिए हमें लेनी चाहिए। अगर किसी को 600 की कॉल नहीं लेनी है या फिर लग रहा है कि थोड़ा दूर है और तो 590 की भी कॉल 19 रुपए की है, वो लेके हम 600 का कॉल बेच सकते हैं और इसे एक बुल स्प्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एसेंशियली आप अपना रिस्क कम कर रहे हो और 4 रुपए के ही प्रीमियम आउटफ्लो पे आप 600 तक का एक अपसाइड आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, ये बेनिफिट अंबुजा सीमेंट पर एक स्ट्रैटेजी के तौर पर डिम्पी ने हमें बताया और ये बेनिफिट आप बनाकर चल भी सकते हैं। यहाँ पर 600 की कॉल है और इस वक्त के आप रेट्स भी देख रहे हैं, करीब 2.5% की बढ़त के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सीमेंट प्लेज में आगे भी अच्छा एक्शन दिख सकता है क्योंकि क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरी हैं ये सीमेंट स्टॉक्स। अंबुजा सीमेंट पर एक कॉल ये आपके लिए। लेकिन इस बीच PSU बैंक्स में अच्छा गेनिंग मोमेंटम है। लेकिन राजेश जी, एक प्राइवेट सेक्टर स्मॉल कैप स्पेस का बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसके चार्ट्स चेक करते हैं। पुल अप कीजिए इसके चार्ट्स और पिछले एक महीने के ट्रेंड को अगर देखें, आज तो 5% का मूव दिखाई रहा है, लेकिन राजेश जी ये तो एक महीने से अच्छा खासा चल रहा है। करीब 20% की तेजी, पिछले 40% की तेजी एक महीने में स्टॉक ने दिखा दी है। कहाँ ये 39-40 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, आज 57। यहाँ से क्या और तेजी की गुंजाइश है या फिर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो पार्ट प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे आप?
तो मानसी जी बिल्कुल देखें तो जो लो टिकट साइज पैन के जो प्राइजेस थे वो काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखे हैं, और इसमें से जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी है। ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, नेक्स्ट टारगेट इसका 65 रुपीज़ तक हमें लगता है ये कंटिन्यूशन में ही देखने को मिलेगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहने की सलाह है, स्टॉप लॉस यहाँ पे अब रख ले करीब 54 रुपए के आसपास। इमीडिएट टारगेट हमें लगता है 65-68 तक आते हुए दिख सकता है। अगर ये 68 के लेवल को सरपास करता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 74 तक भी आते हुए दिखेगा। तो बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे। चलिए, ये राय आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर करीब 5% की बढ़त के साथ स्टॉक में इस वक्त अच्छी मजबूती और पिछले एक महीने का ट्रेंड भी काफी एक्टिव यहाँ पर स्टॉक के नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और कंपनी है ड्रीम फोक्स, और ड्रीम फोक्स लिमिटेड के मैनेजमेंट से हम अभी बातचीत करने वाले हैं। अभी अगर देखेंगे 378 के लेवल्स पर यहाँ पर स्टॉक कामकाज कर रहा है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है ये, और 2013 से अपनी इस पकड़ इस सेगमेंट में कंपनी ने जमा कर रखी है। ग्रोथ आउटलुक क्या है, सेगमेंट वाइज फुटफॉल क्या है, कंपनी की यूटिलाइजेशन कैश को लेकर क्या है, और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या है, ये जानते हैं। हमारे साथ ड्रीम फोक्स के फाउंडर और एमडी लिबर्था कलात जुड़ गई हैं। मैम गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और सबसे पहले तो एयर ट्रैफिक में जो रिकवरी नजर आई है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के राइजिंग ट्रेंड जो नजर आ रहे हैं, पैसेंजर्स के जिस तरह के कह सकते हैं कि रिवेंज ट्रैवलिंग, या कह सकते हैं कि हर तरह से रिवेंज, बिकॉज आफ्टर द अनलॉक फेज एक तरह से जो 2 साल से चीजें नहीं कर पा रहे थे लोग, अब वो सब कुछ करना चाहते हैं, और इससे काफी हद तक बिजनेसेस को फायदा मिलता हुआ दिखा है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 कैसा रहा, सेकेंड हाफ ऑफ FY23 के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या है, और आगे की स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं आप, वो बताएं। गुड आफ्टरनून। हाँ, आपने सही कहा कि हाँ, इट इज़ द रिवेंज ट्रैवल विच इज़ हैपनिंग एंड वी आर सीइंग अ गुड ट्रेंड and in terms of the numbers, if you have to say that yes, the air traffic as well as even Dream Folks numbers, if we have almost reached to the pre-COVID numbers. In terms of our second quarter figures, what we have already published, if you have seen that the trend is actually growing, and it is 3.6 million packs what we have actually seen the growth in Q2. And the way the trend right now, what we see, it was just with the domestic, but now even the international travel has actually started, and we actually see a good attraction in international travel as well, which will actually impact and also support our numbers as well. So we see that the trend, the way it is going on right now, we should be closing at the expected and the forecasted number what we have actually decided. बिल्कुल लिबर्था, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आप अच्छे फुटफॉल तो इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। थोड़ा अगर आप हमें डिफरेंट सेगमेंट्स में भी बात कर पाए, आपके कई सारे सेगमेंट है, मीट एंड असिस्ट, फूड एंड बेवरेजेस, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, और इनफैक्ट आपने तो एक रिसेंटली टाई-अप भी किया ऑस्ट्रेलिया के एस्पायर लाउंजेस के साथ। तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा रहा आपके लिए, इन सब पर अगर थोड़ी और इफ यू कैन थ्रो लाइट। Sure. So yes, I mean, we already have added all these other auxiliary services like meet and assist, airport transfer, spas, F&B. Few of them actually were added pre-COVID, and now, most of them have been added after, the post-COVID as well. But in terms of the numbers, if I have to tell you that, yes, we are seeing a good numbers growing in meet and assist and airport transfer as well, because there are few card who are card holders, or I would say that the offering from the banks for the premium cards for meet and assist and airport transfer, which is also complementary like the lounges. So that is one of the reasons that why we see that, the numbers growing here. Secondly, yes, in terms of our partnership globally, as we have already told that, we have already present in 120 plus countries, and now with our partnership with Aspire and other lounge partners as well, which is actually helping us in, giving this benefit to the existing card holders who are traveling outside India. So yes, this is where we are. And yes, in terms of the numbers, if I have to say that, yes, the maximum right now,
contribution to the revenue is from the lounges. However, we see that the other services also will be contributing a good percentage in coming months. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं। इनफैक्ट मिड कैप मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और एक स्टॉक जो मेरी नज़र में अभी आया है जो मैं राजेश से डिस्कस करना चाहूँगा वो है हाइकल। हाइकल के रिजल्ट आए थे, आपको याद होगा, और हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी और हमने ये बात की थी उस समय एनालिस्ट से कि ये जो रिजल्ट है इसको आप ध्यान से देख लीजिए और उसका भाव देख लीजिए आप ध्यान से। अब आप 3 महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि आगे आने वाले क्वार्टर्स में जो सेक्टर एक्सपर्ट्स है उन्हें लगता है कि शायद इसका बिजनेस कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो गया है। उसके बाद हमें एक अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। ये देखिए 3 महीने का जो रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि अक्टूबर में 320 के आसपास का भाव था जब रिजल्ट आए थे और अभी 390-400। राजेश ये किस राह पे जा रहा है? इसका प्रीवियस हाई 700 के आसपास हुआ करता था अगर हम एक 1.5 साल का लंबा चार्ट देखें। पॉसिबल है वहां तक जाने के लिए? तो अजय जी देखिए, स्टॉक में जरूर प्राइस एक्शन जो बना है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अब एक करेक्शन के बाद स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए दिख रही। डेली सेटअप को डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि एक बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल का साइन यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी बन रहा है, उसका ब्रेकआउट हुआ फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। तो ये स्टॉक में जरूर हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 700 रुपए तो काफी अभी दूर है करंट भाव से, लेकिन हमें लगता है कि ये मोमेंटम जो बना है ये इसमें नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है 440 की तरफ तो ये स्टॉक डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब रखे अब 365 के आसपास, 440 पहला लक्ष्य है। अगर वो लेवल सरपास करता है तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्टॉक में फिर 525 तक की अपसाइड भी आते हुए दिखेगी। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक में बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक में अब एक अच्छा अपमूव आगे आने वाले महीनों में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ऑल राइट हिकल जी, ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा है, अच्छे स्टॉक्स हो तो दोबारा भी बात की जा सकती है राजेश, बिल्कुल। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। एक एक्सक्लूसिव खबर अब हमें प्रकाश हमारे तक लेकर आए। सरकार 11 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेट हैंड्स में सौंप सकती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। डिटेल्स एक बार प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश बताएं। समीर है हमारे साथ, समीर से डिटेल्स समझते हैं। जी बिल्कुल, एविएशन सेक्टर में एक और बड़ा डेवलपमेंट की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 11 और एयरपोर्ट को चिन्हित किया है जिसको बहुत जल्द किराए पे देने के लिए वो कैबिनेट नोट तैयार करके कैबिनेट में लाएगी। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद में वो उसकी बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो जो 11 एयरपोर्ट जिसको प्राइवेट प्लेयर को लीज पे यानी कि किराए पे देने की तैयारी है, इसमें प्रमुख नाम है चेन्नई एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, साथ ही साथ इसमें इंदौर, जबलपुर, रायपुर, अमृतसर एयरपोर्ट भी शामिल है, राजकोट एयरपोर्ट का भी नाम है। तो कुल मिलाकर के 11 एयरपोर्ट है जिनको सरकार चिन्हित कर चुकी है और इसको फिलहाल प्राइवेट पार्टी को बिडिंग प्रक्रिया के तहत उसको किराए पर देने की तैयारी है। सरकार को उम्मीद है कि इन 11 एयरपोर्ट के जरिए उनको सीधा अपफ्रंट पेमेंट जो है वो तकरीबन 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का मिलेगा, या इससे ज्यादा की भी उम्मीद है। लेकिन सरकार बहुत कंजर्वेटिव होकर के चल रही है और उसको लगता है कि प्राइवेट पार्टी के आगे आने से एयरपोर्ट के ऑपरेशन में सुधार तो आएगा ही, लेकिन जो सरकार को इससे राजस्व हासिल होगा वो तकरीबन 7-8 हजार करोड़ रुपए मिनिमम होगा। और जो पूरी बिडिंग प्रक्रिया है वो लगभग वैसी ही रहेगी जैसे पहले 2019 में 6 एयरपोर्ट को सरकार ने लीज पे जिस तरीके से किराए पे दिया था, लगभग वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। यानी कि 50 साल के लिए प्राइवेट पार्टी को ये एयरपोर्ट किराए पे दिए जाएंगे, जिसके तहत वो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। जो बिडिंग जीतने का फॉर्मूला होगा वो भी लगभग वैसे ही होगा, यानी कि पर पैसेंजर जो रेवेन्यू फीस होगी और सबसे ज्यादा कौन उसको बिड करेगा उसको ही बिडिंग में जीतने की यहाँ पे प्रबल दावेदारी मिलेगी। तो ये 11 एयरपोर्ट को सरकार ने चिन्हित कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सरकार ने 6 एयरपोर्ट को बिडिंग प्रक्रिया के तहत 50 साल के लिए लीज पे दिया था और वो 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने जीते थे, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट एक बड़ा नाम शामिल था और तब सरकार को उससे 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर इस एक बार फिर 11 एयरपोर्ट के लीज पर देने की तैयारी है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है जिसको जल्दी कैबिनेट में भेजा जाएगा पास होने के लिए, और इससे सरकार को लगता है कि एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो वो तेजी से कदम बढ़ा रही है उसमें बड़ी सफलता भी हासिल हो पाएगी। जी क्रिया, बहुत बहुत प्रकाश ये जानकारी के लिए। और हमने देखा है कि क्वालिटी ऑफ एयरपोर्ट्स इस समय पूरे देश में
बहुत अव्वल दर्जे के होते जा रहे हैं। जी हाँ, एज अ कंज्यूमर कभी कभी ये भी लगता है कि एयरपोर्ट में कुछ सरचार्जेस ही बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट्स अब आपको देश के डिफरेंट कोने में नजर आएंगे, और कुछ भी एयरपोर्ट्स लीज पर दिए जाने का प्लान है, और ये समीर हमारे साथ लेके आए हैं। आगे बढ़ते हैं और सुशील केडिया को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। सुशील जी नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना ब्रॉड व्यू बता दें मार्केट में, उसके बाद हम डायरेक्टली स्टॉक्स पे जाएंगे, अगर आपके पास कोई क्लियर व्यू बन रहा है अभी तो। मार्केट की चार्ट हमेशा ही क्लियरली बताती है, जब मार्केट को नहीं भी चलना होता तो भी वो क्लियरली कहती है। जैसे बैंक निफ्टी लास्ट 13 कैलेंडर डेज से साइडवेज ही है, और वही प्रेडिक्शन था। तो अभी फिलहाल से वो सबसे महत्वपूर्ण चीज कल रात को ही वो है सीबीओई विक्स इंडेक्स में एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न बन गया है, और इस तरह से जो विक्स में यूएस विक्स का जो रिवर्सल है, उसके साथ साथ ही जब आप देखोगे कि S&P 500 ने भी कल रात को अच्छा खासा सेल ऑफ दिया, तो यहां जरा सा ग्लोबल मार्केट से सहम के रहने की जरूरत है। और अगर ये विक्स मुझे लगता है 32 तक भी चला जाए तो अच्छा खासा करेक्शन, ये मेरी क्रिसमस की जगह कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लार्ज कैप्स में जो बुल्स हैं वो मेरी किस्मत बोलते रह जाए। ठीक है, हम सहमे हुए हैं कुछ समय से, और समय थोड़ा बीत गया है, तो इसलिए बात रेपिटेटिव लग सकती है, पर अगर बाजार अब तक नहीं दिशा पकड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही दिशा नहीं पकड़ सकता है, कभी भी हो सकता है। तो एक तो विक्स का रिवर्सल, और साथ में S&P और नैस्डैक का जो सेल ऑफ है, इसके साथ साथ जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ने भी तगड़ा रिवर्सल दिया है, और आपकी निफ्टी जो है वो ऑलरेडी कल सेल सिग्नल दे चुकी है। ये देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को भी, लॉन्ग टर्म मतलब 2 महीने की ट्रेंड लाइन को भी जो अगर निफ्टी यहाँ तोड़ चुकी है, तो लार्ज कैप्स में तो देखिए बहुत ज्यादा सावधान हो जाने का बाजार बन गया है। तो मैं निफ्टी पे क्या स्टॉप लॉस बनाऊं, तो 18,920 के ऊपर अगर चला गया तो ये हमारे सहमने का व्यू हम वापस सस्पेंड कर देंगे, पर लार्ज कैप्स में तेजी इन जनरल नहीं करनी है। बैंक निफ्टी भी आप देखो कितने दिनों से, ये 14 दिनों से सिर्फ इसी तरह साइडवेज ही मूवमेंट दे रहा है, अगर ये चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रही है तो, और ये भी किसी भी टाइम अचानक से कॉन्फर्मेशन दे सकता है। आज का लो टूट जाएगा तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट सेल सिग्नल कंफर्म हो जाएगा। बट बड़ी मजे की बात ये है कि इस वक्त भी इस बाजार में एक के बाद एक दुनिया भर के सभी सेक्टर्स में एक दो स्टॉक्स बिल्कुल रॉकेट लाइक मूव के चार्ट्स फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। तो संक्षेप में अगर ये कहें कि कछुए सारे अपनी चाल चल चुके हैं, और अभी भी खरगोश ऐसे हैं जो उछल उछल कर अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए बड़ी रफ्तार से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी लगी जो आपने ये साइन दिया था। इनफैक्ट मैं एक बार अपने डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि 6 महीने का आप मारुति का चार्ट दिखाइए, आप ITC का चार्ट दिखाइए 6 महीने का, आप ICICI बैंक का दिखाइए और रिलायंस का दिखाइए, क्योंकि सुशील जी ने एक बहुत पैटर्न ड्रॉ किया है। एक तरह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से ये देखिए रिलायंस का 6 महीने देखिए टॉप बन के एकदम टॉप के साथ नीचे आना शुरू हो गया, 2850 का टॉप। ITC में देखिए 300 करीब 60 का टॉप बना। ICICI बैंक को भी निकाल के लाइए। जिस तरह से एक एक करके बड़े इंडेक्स कंपोनेंट्स टॉप बना के उन्हें रीटेस्ट नहीं कर पा रहे, इनएबिलिटी है और नीचे की तरफ झुकाव है उनका, वैसे ही दूसरे और भी आएंगे और इसलिए इंडेक्स पूरा भारी हो जाएगा। ये बहुत शानदार पॉइंट आपने बताया। सुशील, अगर मैं आपसे ये पूछूं थोड़ा और कि कुछ और निफ्टी के कंपोनेंट जो आपके रेडार पे हैं जो सिमिलर टॉपिंग आउट पैटर्न बना रहे हो या बना सकते हैं पोटेंशियली आगे आने वाले समय में, जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं? देखिए पूरा मार्केट एक साथ टॉप होगा और बॉटम अगर होगा तो इतने सारे स्टॉक्स की और इंडेक्स की भी जरूरत नहीं है। तो अगर ऑटोज में सबसे पहले मान लीजिए आपके मारुति ने एक टॉप आउट दिया, टीवीएस मोटर्स भी आ चुका है। देखिए अब ट्रेंड लाइन मारुति तोड़ चुका है, अगर आपको मैं मेरी ये चार्ट यहाँ दिख रही। अब जब हमारी बात हो रही है और जब ये टॉप आउट हो गया कहने का साहस चारों तरफ आ रहा है, तो ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में तो ओवरसोल्ड है, कभी भी थोड़ा रिबाउंड दे सकता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लोगों को भ्रम पैदा होते रहेंगे। अगर FMCGs में जो ITC सुपरस्टार रहा 2022 का, और हमने लगातार पिछले 3 सप्ताह से ही कहा कि अब ITC हमने शॉर्ट करना है, तो वो भी 10% ऊपर से नीचे उतर चुका और माइनर रिबाउंड्स इन बिटवीन हमारा 275-80 में इसको दोबारा 450 का लेने का अभी तक चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अगर रिलायंस जो बिल्कुल ग्रैंड डैडी है पूरे इंडेक्स का, उसको आप देखिए कि कितना अच्छा खासा करेक्शन इसने 2780 से ऑलरेडी यहां तक दे दिया। अब थोड़ा ओवरसोल्ड है, देखते हैं अगला रिबाउंड इसको
जोड़ पाता है कि नहीं, कठिनाई लगती है मुझे। कोई भी कम कर सकता 2300 तक भी आ जाए। अब उसी तरह दे चुके पे बैंक्स में, मैंने जैसे आपके बैंक्स में बंद है छोड़ के हम हर एक बैंक को बेचने का इंतजार कर रहे हैं, और जो बेतहाशा तेजी हमने पीएसयू और स्मॉल बैंक्स में भी खाई, उनमें सब में से प्रॉफिट टेकिंग करके निकल चुके। तो ऑटोज भारी हो गए, बैंक्स भारी हो गए, एफएमसीजीज में भी ना 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 करते करते हिंदुस्तान लीवर अपने नए हाई की तरफ करीब करीब पहुंच गया। टाटा कंज्यूमर टॉप आउट हो चुका है। तो सभी एक एक करके लार्ज कैप स्टॉक्स बारी 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 अब यहां से करेक्शन दे रहे हैं। कि करेक्शन इंटेंसिफाई होता है कि नहीं, हमें देखना है। राइट। सुशील, ऐसे में जहां पर आपको टॉप आउट के साइन नहीं दिखते हैं, जहां आपको रिवर्सल के साइन दिखते हैं, क्या मेटल पैक में आपको, एल्यूमिनियम पैक से, स्टील काउंटर से कहीं पर आपको अब रिवर्सल के साइन दिखते हैं जहां पर पोजीशन बाय की बनाई जा सकती है? नहीं जी, देखिए टाटा स्टील भी जो है ना 20% करेक्शन की तैयारी में है। कल का ये जो फ्लेयर अप था और ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना, देखिए टेक्निकल एनालिसिस इज एक्चुअली सोशल साइंस। इसको लोग जबरदस्ती फिजिक्स बना रहे हैं। पैसा जो है बहुत ही एक मानवीय कंसेप्ट है। बंदर, लंगूर, घोड़ा, खरगोश तो पैसे को जानते नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूमन थिंग। तो फाइनली फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो, चाहे क्वांट फाइनेंस भी लगा लीजिए, वी आर इवेंचुअली डीलिंग विद द सोशल साइंस। फिर ब्रेकआउट पे ले लो, वो ब्रेकआउट के पैटर्न्स जो है इतने ज्यादा अब्यूज्ड हो चुके हैं कि ब्रेकआउट्स पे ट्रैप बनते हैं। टाटा स्टील ने ट्रैप बना दिया। हमने परसों का ट्विटर पे रात में पोस्ट किया, कैन टाटा स्टील गो डाउन बाई 30%, सेंटीमेंट को चेक करने के लिए। अभी मेरे हिसाब से नीचे की चाल बन चुकी है, 90-92 तक आ सकता है। सिमिलरली चाल सेल की है। जिंदल पैक के जितने भी स्टील के स्टॉक्स ने बेतहाशा परफॉर्मेंस दिया, वो सब अब करीब करीब चरमरा रहे हैं। डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। तो मेटल्स भी अब यहां से बाजार को और खींच पाए ऐसी जगह नहीं लगती, बाजार का मतलब निफ्टी को। तो अब उसमें एक अपवाद हो सकता है कि वेदांता खरगोश की कैटेगरी में अचानक से बड़ा सरपट भाग जाए 4-5 दिन में और बड़ा लार्ज परसेंटेज मूव दे दे, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल है। तो ये स्पर्ट्स खेलने के जितनी ही मेरे को तेजी लगती है, ट्रेंड्स खेलने वाली तेजी बची है ऐसा अभी आसार नहीं लगता। और दुनिया भर के बी ग्रुप स्टॉक्स के अंदर में अगर वो बेसिक अगर समरी इसको ऐसे की जाए, अल्फा इज ओवर प्राइस्ड, शॉर्ट अल्फा एंड गेट लोडेड ऑन बीटा। तो अगर नहीं भी घटा बाजार और ये छुट्टियों के माहौल में दिसंबर के लास्ट तक, जनवरी तक अगर चलता भी चला गया, तो मुझे एमआरपीएल में 30% मिल जाए और 2 महीने में चेन्नई पेट्रो में, 3 महीने में चेन्नई पेट्रो में अगर 100% में मिल जाए, या अगले 10-12 दिन में टाटा मोटर्स डीवीआर में और भी 20-25% मिल जाए, तो अभी ये छोटे स्टॉक्स को खेल सकते रहने का बाजार लगता है। जीएनएफसी, जीएसएफसी के अंदर अगर बाई के पैटर्न आ गए, चंबल भी 20% उड़ जाए ऊपर 1 महीने में, या क्लीन साइंस एक अब 6 महीने का व्यू लो, ये बाजार या इमीडिएट टाइम फ्रेम पे रोज की ट्रेडिंग का बाजार नहीं है। क्लीन साइंस में हमने एक बड़ा बाई कॉल निकाला, 6 महीने के व्यू में स्टॉक कम से कम डबल हो सकता है। तो बहुत अलग किस्म की अपॉर्चुनिटीज बाजार दे रहा है। और माफ कीजिएगा, मुझे लगता है मेरा दायित्व बाजार को बताना नहीं है कि तुमको अब चलना होगा। मेरा दायित्व है कि बाजार जिस तरफ से पैसे दे दे बिना टेंशन दिए, हमें अपने आप को बदल के उस तरफ अपनी स्टाइल को और स्ट्रेटेजी को चेंज कर देना चाहिए। राइट, ऑल राइट सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया ढेर सारी बातें बताने के लिए बाजार के बारे में। आपको सुशील केडिया ने बताया कि पोजिशनली बाजार के जो बड़े साइड ऑफ द मार्केट है, लार्ज कैप, वो क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में कई सारे मिड कैप आइडियाज हैं, ज़्यादा बात नहीं होती है ऐसे स्टॉक्स पे, बहुत ज़्यादा डिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग एमआरपीएल और बहुत सारे जीएनएफसी, जीएसएफसी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में एक स्पर्ट पॉसिबल है। वो सब अपने रेडार पे रखिए और केडिया जी को यहाँ ET Now स्वदेश पे फॉलो करिए हमेशा की तरह डिफ्रेंशिएटेड व्यू के लिए। आगे बढ़ते और करीब आधा घंटा रह गया बाजार को बंद होने में और वीकनेस अभी भी साफ जारी है, लेकिन कुछ छोटे ऐसे मार्केट के एरियाज हैं जो, ये क्या बात आई है? ओके, शुभा लिमिटेड, ईडी ने केरल में जमीन अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। ओके, चार्ट लेके आइए, 5% नीचे। ये तो नेगेटिव न्यूज है। क्लैरिफिकेशन का इंतजार करते हैं जरा, एक्सचेंजेस पे किस मामले को लेके जमीन अटैच की गई है। 5% तो करेक्ट कर चुका है, कितनी बड़ी जमीन है, उसकी वैल्यू क्या है, शोभा क्या करने वाली है इस अटैचमेंट के बाद, ये देखना जरूरी होगा।
कुछ और डिटेल्स अभी तक आए। 200 करोड़ की जमीन का अटैचमेंट जारी किया है केरल में। इंटरेस्टिंग। उतना तो मार्केट कैप भी एडजस्ट हो गया होगा इस समय। 5% वसीम साहब आ गए हैं हमसे बात करने के लिए। वसीम साहब नमस्कार। क्या ट्रेडिंग, पहले आप अपडेट दीजिए अपने ऑलरेडी शेयर ट्रेडिंग आइडियाज की, उसके बाद नए आइडियाज की बात करते हैं। गुड आफ्टरनून अजय जी। तो 2 दिन पहले आपको सीमेंस कहा था, देखिए क्या आउट परफॉर्मर है, 6% अप है। इट इज टेलिंग यू के कैपेक्स स्टॉक्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड पॉजिटिव। L&T, सीमेंस, कमिंस, ABB, ऑल दीज आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल। सेकेंडली आपको भारती दिया था 2 दिन कल, वो भी आज का आउट परफॉर्मर है। उसके अलावा आपको चंबल फर्टिलाइजर दिया था, वो भी आउट परफॉर्मर है। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल, भारतीय आपने दिया था, चंबल फर्टिलाइजर भी दिए थे, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। बताइए आगे आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? तो सबसे बढ़िया शेयर है ABB, एशिया ब्राउन बूडी। दिस इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर मेकर एंड दे आर सीइंग द बेस्ट डिमांड एवर। इट्स अ डेट फ्री कंपनी। 2960 to 2970 में लीजिए। 2900 का स्टॉप लॉस है, 3250 का टारगेट। दिस विल गो टू 3500, बट अभी 3250, इसमें भी 6-7% की तेजी आपको 2-3 दिन में दिख जाएगी। इट इज जस्ट लाइक सीमेंस एंड ABB, so Siemens and L&T and Cummins. So ABB my stop pick there. Second is IndusInd Bank, 1165 में लीजिए। The largest CV lender is doing extremely well, and CVs are the flavor of the day, month, week, and the year. So I think they will be having a very good, interest income, interest margin, and the book is very, very well placed. A target of 1250, target a stop loss of 1130, and last but not least, Motherson Sumi. Motherson Sumi में जो weakness आई थी, it is more to do with tax reasons that loss booking होती है because of a X bonus. The stock is doing extremely well. The company's management is very confident that they will gain major market share of OEMs because of the China 1 and Euro 1. I am looking at a target of 100 rupees, but अभी 82 के लिए लीजिए, stop loss of 71, buy it at 73. ठीक है। तो ये कुछ नई पिक्स आपकी ऐड हुई हैं संजीव जी। सिमेंस और साथ ही सिमेंस आपने पहले दिया था, आज आपकी कुछ नई पिक्स में संवर्धना, मदरसन, यहाँ पर 82 का टारगेट, फिलहाल 9 रुपए के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में बेट ले सकते हैं, और उन्हें कैपिटल गुड स्पेस से ही दूसरा स्टॉक ABB पसंद आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी ये सारी पिक्स देने के लिए। अब एक बार शरद के पास चलते हैं। शरद के पास कुछ गर्मा गर्म खबर है, डीलिंग रूम से खबर है, स्ट्रीट पर क्या खबरें चल रही हैं, आइए ये सारी चीजें समझते हैं। तो बताएं शरद, कौन सी खबर लेकर आए आज आप? जो है बातचीत चल रही है डीलर्स के साथ, ब्रोकर्स के साथ, और कुछ एक्टिव एनालिस्ट है जो अभी ऑन गोइंग जो है कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। तो सबसे पहले हिकल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है, और याद रखिएगा वॉल्यूम्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिला है। 20 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे आया है। स्टॉक भी जो है कह सकते हैं 3 मंथ के ब्रेकआउट लेवल्स पे आया, और डीलर्स जो हैं एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो जो है और जो है एक्विजिशन करे स्टॉक्स में लेके। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है आपका GMR एयरपोर्ट्स एंड इंफ्रा। अब यहाँ पे जो है मोतीलाल ओसवाल का जो है कॉन्फ्रेंस ऑनगोइंग चल रहा है, और आज ही जो है मीटिंग हुई है, और वहाँ पे जो है मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है। उनके जो नॉन एयरपोर्ट सेगमेंट है उनकी रेवेन्यू आगे बढ़ने वाली है, अच्छी गाइडेंस दी है। और इसके अलावा जो है दिल्ली एयरपोर्ट्स के बारे में बात करें, जो ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे एवरेज स्पेंड जो है वो कह रहे हैं कि 50% बढ़ जाने वाला अगले 3 से लेके 5 साल तक। और इसके अलावा जो दिल्ली एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है डोमेस्टिक पैसेंजर्स की हैंडलिंग के, वो भी 50% बढ़ जाएगा, और ऑलमोस्ट 10 करोड़ का आंकड़ा छू जाएगा सितंबर 2023 को लेके। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा PCBL, और भी जो पिछले आधे घंटे में जो इंपॉर्टेंट एक ब्लॉक डील भी हुई है, जहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लेके। और जो हमने ब्लूमबर्ग के डेटा ने देखी, वहाँ पे 12 मंथ टारगेट प्राइस दिया है ऑलमोस्ट 186 रुपीज़ प्रति शेयर का, और जो रिटर्न पोटेंशियल आ रहा है वो लगभग 35% आ रहा है, और ये अगले 12 महीने के लिए है। राइट, तो फिलिप्स कार्बन जहां पर आप ब्लॉक डील पूरे, और यहां पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है। और एक और स्टॉक आपने जो लिया
हिकल लिया, वहां पे भी फंड्स का एक्शन ना बता रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक ऑलरेडी 10-10.5% की तेजी के साथ काम कर रहा है। और इनफैक्ट अभी हमने इस पर व्यू भी राजेश से लिया, उन्हें 420 तक के लेवल फिलहाल हिकल पर दिखते हैं। शुक्रिया शरद, ये दोनों स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो हमारे व्यूअर्स इन खबरों पर ध्यान जरूर दें। लेकिन इस बीच अब कुछ BTST आइडियाज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बाजार तो बहुत ही रेंज बाउंड है। कल एक्सपायरी से पहले क्या एक्सपायरी किस रेंज में हो सकती है और कौन से स्टॉक्स आज कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बन सकते हैं, पहले आप बताएं सुदीप। जी प्रियंका जी, मेरा BTST ट्रेड होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है और आज वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50, 100, 200 ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और ब्रेकआउट में मोमेंटम वॉल्यूम के साथ है। तो मुझे लगेगा 663 के स्टॉप लॉस के साथ 685 के टारगेट के लिए हम इसमें BTST कर सकते हैं। दूसरी पिक रहेगी मेरी यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में हमने पिछले 3-4 हफ्ते से देखा है कि हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। एक कंसोलिडेशन जो हुआ था अर्ली पार्ट ऑफ नवंबर में, वहां से एक ब्रेकआउट भी आया था पिछले हफ्ते, और आज भी हम ये देख रहे हैं कि अपने ब्रेकआउट के जो लेवल है 935, 940, ये उसी के नजदीक ऊपरी स्तरों पे सस्टेन कर रहा है। पिछले 6-7 दिन में 920 और 935 के रेंज में ट्रेड कर रहा है और आज हमें लग रहा है कि ये रेंज के साथ ये ब्रेकआउट देने के एक्सपेक्टेशन में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे BTST किया जा सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में 923 के स्टॉप लॉस से 955 के टारगेट के लिए। सुदीप, अगर RPG लाइफ साइंसेज को देखिए, आज अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में 5% का अपमूव नजर आ रहा है। ये देखिए इस समय भी डेज हाई पे और सुबह से ही स्टॉक गर्म है और उसके बाद भी बना हुआ है मजबूती के साथ। इसके चार्ट्स चेक करके बताइए कि 1000 क्रॉस कर सकता है? जी अजय जी, अगर हम इसके थोड़ा मीडियम टर्म पे चाहे जुलाई से हम देखें तो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। 550 से 1000 तक का एक अप ट्रेंड, प्रॉपर स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में ये चार्ट ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। और उसके बाद हमने देखा कि 850, 840, 850 तक का एक रिट्रेसमेंट मूव आया और ये पिछले 2-3 दिन का जो ट्रेडिंग एक्शन है ये बता रहा है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और जो 200 DMA, 100 DMA सबके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब मीडियम टर्म स्ट्रक्चर तो चार्ट का ठीक ही है और शॉर्ट टर्म में जो 13 EMA, 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो एक ट्रेंड डिसाइडर होता है शॉर्ट टर्म में, आज ये स्टॉक इसी के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। आज ही वापस ऊपर आके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 885 के स्टॉप लॉस के साथ 950, 980 के टारगेट के लिए इसमें हम बाई कर सकते हैं। राइट, ठीक है। RPG लाइफ साइंस 6 महीने में 80% के करीब रिटर्न दे दिया है और अब भी इसकी अपमूव बनी हुई है। टेक्निकली चार्ट्स आपको सुदीप भी बता रहे थे। एक बार कुछ स्टॉक्स BSE पर भी देखते हैं। BSE पर लगभग आपको 150 पॉइंट्स का यहाँ एक डेंट दिख रहा है, जो वीकनेस दिख रही है आज। जो आज टॉप लूजर्स हैं वहां पर, उसमें स्टॉक्स लाइक कल जो चल रहे थे, क्योंकि आज बैंकिंग हो, NBFC हो, वहां पर थोड़ी सी वीकनेस है। हालांकि बैंकिंग इंडेक्स को आप जब शो की शुरुआत हुई थी या फिर दिन भर आप जो देखें तो फिलहाल आप डेज लो पर देखेंगे, डेज हाई पर देखेंगे आप इस वक्त बैंकिंग इंडेक्स को। लेकिन जो स्टॉक्स आज वीक दिख रहे हैं आपको, उसमें पिरामिल एंटरप्राइज लगभग 2.5% की मूव यहाँ, 2.5% की वीकनेस यहाँ है। बजाज ट्विंस आज थोड़े वीक दिख रहे हैं। नौकरी में कल एक बड़ी मूव थी और आज आपको वहां पर 2% की प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और कल हमने देखा था कि पावर रिलेटेड जितने भी काउंटर्स थे वहां मूव थी, लेकिन आज वहां पर भी आपको थोड़ी वीकनेस दिख रही है। NTPC जैसे स्टॉक है, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स हैं और साथ ही जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, जुबिलेंट फूड, इनमें भी आपको फर्दर वीकनेस दिख रही है। लेकिन कुछ और जो यहाँ पर मूव्स पॉजिटिव हैं उनमें आपको ऑल मार्केटिंग काउंटर्स क्लियरली दिख रहे हैं। सारे क्रूड डेरिवेटिव्स को फायदा हो रहा है। एशियन पेंट्स पर तो रिकमेंडेशन भी थी हमारे एक्सपर्ट्स की। हालांकि OMCs पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आता क्योंकि बहुत ही मोमेंटरी प्ले होता है ये, लेकिन HPCL, BPCL वहां पर आज पॉजिटिव मोमेंटम है और साथ ही बड़ा मोमेंटम जो है वो है FMCG स्पेस में बना हुआ है कई दिनों से लगातार। मैरिको, डाबर इस वक्त बड़े बेनिफिशियरी भी हैं। क्या पावर स्पेस से भी कोई कैरी फॉरवर्ड बेट्स ली जा सकती है? पावर फाइनेंस हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, फाइनेंसिंग हो या फिर एक्सचेंज हो, कोई भी इस स्पेस में अगर पावर स्पेस में चूज करना हो तो राजेश आप कहां चूज करेंगे जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी हो? REC का सेटअप, इस तरीके से REC में यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो ब्रेकआउट बना है
हमें लगता है फरवरी 2022 के बाद अब ये स्टॉक ने ये लेवल क्रॉस किए, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है। आरईसी में हमें लगता है कि 118 120 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। यहाँ पे 109 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। बीटीएसटी या 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है आरईसी एक अच्छा यहाँ से अप मूव कंटिन्यू कर सकता है। ये हो गया आरईसी। इनफैक्ट सारे ही सर पावर यूटिलिटी स्टॉक को देखिए आप। टाटा पावर में आप ऑलरेडी देख रहे हैं तेजी आई थी, एक बहुत अच्छा राउंड आया था। एनटीपीसी, पावर ग्रिड और अब आरईसी भी। एनटीपीसी करीब 11 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सुदीप, बहुत अच्छा मूव है। अगर हम एक दिन के बियॉन्ड देखें, अगर हम 6 महीने 1 साल का व्यू देखेंगे, आपको एक स्टेडी अप मूव और ऐसा समझ में आ रहा है कि इसके अंदर फंड बाइंग बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए 1 साल का व्यू दिखाइए एंट्री के लिए एनटीपीसी में, क्योंकि इसमें ये स्लो मूवर है बट फायदा ये है कि गिरता भी कम है। फ्यूचर्स में आप एक पोजीशन बना के राइड कर सकते हैं, सीरीज आफ्टर सीरीज, उस तरह का स्टॉक है। ये देखिए क्या लेवल्स हैं अच्छी एंट्री पॉइंट के, सुदीप? अजय जी, अगर हम पहले जो हम 1 साल के चार्ट की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि ये पिछले 1 साल में या 1 सवा साल में 120-130 के लेवल से एक स्टेडी अपमूव हमें ये स्टॉक में देखने मिला है 180 तक। और अराउंड 3-4 हफ्तों से 3-4 हफ्तों के पहले फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में भी हमने देखा था वो 180 से 160-165 तक का एक फॉल आया था और वापस से ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड में वापस आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो इस सबसे एक इसका सपोर्ट जोन है 160-165 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पे इसका 50 SMA है। तो वो एक जोन बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो जो हिसाब से इसकी एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं 13 EMA ऑन वीकली बेसिस, तो ये इसने जब से जून जुलाई से इसके ऊपर ट्रेड करना चालू किया उसके बाद कभी भी इसके नीचे ट्रेड नहीं कर रही है। तो ये हर एक बार अपने 13 वीकली एवरेज को टेस्ट करता है और फिर से एक बार रिबाउंड करके ऊपर जाता है। तो करंटली वो प्लेस्ड है 160-165 पे। तो मुझे लग रहा है कि ये 160-65 एक बहुत अच्छा लेवल होगा किसी को एंट्री करनी है। किसने अगर ये स्टॉक मिस कर दिया है नीचे के लेवल से, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट ये बन के दिखा सकते हैं 160-165 का। इंडिया भी देखिए आप, एनएलसी इंडिया 6.5%। आपको याद होगा कल योगेश मेहता एनएलसी इंडिया बता के गए थे क्लोजिंग के शो में। राजेश, जरा एनएलसी इंडिया को जरा चेक करके बताएं, इस भाव से बने रहना चाहिए? कल सुन के एंट्री की हो तो रुकना चाहिए या बुक करना चाहिए प्रॉफिट? अजय जी, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा स्टॉक में, और स्टॉक में जो मूव बने हैं अब ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने मई 2022 के हाई को सरपास कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डेली वीकली स्ट्रेंथ टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे विजिबल है, हमें लगता है बने रहना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है फ्रेश भी बाय अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे 88 का स्टॉप लॉस होगा। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हैं, चार्ट स्ट्रक्चर ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे 105 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ठीक है, ऑलराइट। कुछ और फाइनेंस काउंटर्स है जिनमें मोमेंटम तो बना हुआ है, क्योंकि भले बैंक्स और फाइनेंस आज नहीं चल रहे, लेकिन एल&टी फाइनेंस होल्डिंग आप इसमें देखें तो इसमें आपको इस हफ्ते की शुरुआत से मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि आज भी बहुत बड़ा गेन्स नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव ही काम कर रहा है, लेकिन एल&टी फाइनेंस कितना स्ट्रॉन्ग है चार्ट्स पर सुदीप? ये सुदीप, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, ऑलरेडी अनम्यूटेड। अच्छा, सुदीप तो एकदम कॉशियस आज छेड़ रही हैं क्या सुदीप को? आप हमेशा वो अनम्यूट करके बैठ जाते हैं इसलिए। सुदीप को देखिए बातें करने का बहुत शौक है, हमसे भी बातें करते हैं और वो वहाँ भी बात कर रहे होते हैं, इसलिए म्यूट कर लेते हैं अपने। आज एक भी बार म्यूट नहीं किया है। सो राइट, प्लीज बताएं। राइट, कमिंग बैक टू एल&टी फाइनेंस नाउ, हमने देखा ये स्टॉक एक पिछले 3-4 महीनों से हमें इसमें एक्शन दिख रही थी। हर बार 60-65 के करीब जा रहा था तो वहां से एक बाइंग आ रही थी, बट वो 85-87 का जो इसका एक रेजिस्टेंस था ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और 2 हफ्ते पहले जब इसने वीकली चार्ट पे हम देखते हैं 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर 86 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकला है, एक अच्छा मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिख रहा है। और अगेंस्ट द मार्केट पिछले 2-3 दिन से हम जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं तो ये स्टॉक हायर हाईज हायर लोज बना रहा है, जो ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में और आउट परफॉर्म कर सकता है। आज के दिन में भी हम देखें तो 90-91 का जो 9150 का एक लो बनाया था, वहां से भी एक अच्छा रिबाउंड हमें
पिछले 1-1.5 घंटे में देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगा। 90 के स्टॉप लॉस से अगर इसमें पोजीशन बनाए तो 98 से 102 का टारगेट आने वाले कुछ सेशंस में हम देख पाएंगे। राइट, तो यहाँ से आप इसे बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अभी आज शायद शो की शुरुआत में ही नरेश ने यूएसएल की बात की थी, मैकडॉवेल्स के स्टॉक की, और इसमें अच्छी मूव लगातार बनी हुई है, पर बड़े मूव का इंतजार है। राजेश, आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट पे होगा ये? यूनाइटेड स्पिरिट, यस करेक्ट, बिल्कुल। तो ये स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक पिछले के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो ये वीकली मंथली सेटअप पे भी एक यहाँ पे स्ट्रेंथ डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में प्राइस एक्शन जो अब बनेगा वो 945 48 के लेवल को क्रॉस करने के बाद बनेगा, और वहां से फिर ये स्टॉक में 980 तक की अपसाइड बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी देखने को। अच्छी रैली के बाद स्टॉक पिछले 4-5 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। हमें लगता है बने रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा 945 948 का, फिर इमीडिएट टारगेट इसके 980 तक आएंगे। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे अब रखेंगे करीब 915 का। पोजीशन बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन राजेश की तरफ से। अब एक खबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, अनुराग लेकर आए हैं हम तक। इंश्योरेंस कंपनियां जल्दी जिम, योगा क्लासेस, इन सब की मेंबरशिप भी एज वेलनेस प्रोडक्ट बेच पाएंगे। इस पर ज्यादा डिटेल के साथ अनुराग शाह हमारे साथ। एक बार पहले अनुराग से डिटेल समझते हैं। इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो बदलाव प्रस्तावित है उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों का जो मुनाफा है और रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है, क्योंकि एक्ट के अंदर ये बदलाव के बाद जो है इंश्योरेंस कंपनियां डेडिकेटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अलावा स्टैंड अलोन वेलनेस प्रोडक्ट, मैनेज केयर प्रोडक्ट, डिजीज मैनेजमेंट प्रोडक्ट भी है वो ऑफर कर पाएगी। अभी तक जो कंपनियां हैं वो वेलनेस प्रोडक्ट ऑफर करती थी, वो थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करती थी, जहां पर कंपनियों के लिए इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। लेकिन जो एक्ट के अंदर बदलाव प्रस्तावित है उसके बाद इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सर्विसेज को भी कंपनियां ऑफर कर पाएगी, यानी कंपनी खुद है अपना वेलनेस प्रोडक्ट दे पाएगी, डिजीज मैनेजमेंट प्रोडक्ट दे पाएगी, जिससे उनका एक फायदा ये भी होगा कि वो ग्राहक की जो है बेटर अंडरराइटिंग कर पाएगी, जो रिस्क मैनेजमेंट है उनका बेहतर हो पाएगा। इसके अलावा जो उनके हर इंश्योरेंस कंपनी के जो सैकड़ों ग्राहक होते हैं उनको मोनेटाइज किया जा सकेगा, क्योंकि अभी तक केवल उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी ही ऑफर की जाती थी। लेकिन बदलाव के बाद जो है वेलनेस प्रोडक्ट भी ऑफर किए जा सकेंगे और डिजीज मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है वो ऑफर किए जा सकेंगे, यानी पैथोलॉजी लैब के साथ टाई अप है, योगा सेंटर, फिटनेस सेंटर की जो सर्विसेज है वो इंश्योरेंस कंपनियां ऑफर कर पाएगी। तो काफ़ी बड़ा गेम चेंजर ये होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तमाम तरह की जो कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं उनके प्रोडक्ट ऑफर करेगी, तो उसमें उनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा और इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मुनाफा है, वो भी इंश्योरेंस कंपनियों का बढ़ेगा। राइट, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर है। यानी आप LIC, आपको इंश्योरेंस कंपनियां जिम के मेंबरशिप, क्लब्स की मेंबरशिप, आई डोंट नो कितना हाउ फार दे गो, लेकिन क्लब्स और एटलीस्ट वेलनेस रिलेटेड में ये आ जाएगा। जिम, योगा क्लास, यस, मेंबरशिप बेच पाएंगी। काफी इंटरेस्टिंग है। आप किसको स्पोर्ट्स क्लब भी है भाई इसमें, वाह क्या बात है। राजेश देख रहे हैं आप, इंश्योरेंस कंपनी तो इनोवेटिव हो रही है, हाँ? लेकिन आप लेकिन ये आपको YMCA, ये अपना MCA क्लब बॉम्बे वाला हो गया या वेल इंडियन, वहां की मेंबरशिप नहीं मिलेंगी, ये मत सोचिएगा आप, खुश मत होइएगा ज्यादा। पॉलिसी के साथ ऑफर मिलेंगे आपको। शानदार। लेकिन मीनवाइल एक बाजार में क्रैक सा नजर आया एक पर्टिकुलर स्टॉक में, जो अगर क्रैक करेगा तो बाजार को भी नीचे लेके जाएगा। वो सुबह से ही वीक था, इनफैक्ट 2730 पे मेरे हिसाब से टॉप आउट हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और अब 2750 पे आ गया है, 2730 की तरफ जा रहा है, 100 रुपए उतर गया ऊपर से। सुशील जी ने बात तो सही कही, ये क्या टॉप आउट के साइन दिख रहे हैं उन्हें, टॉप आउट के सारी साइन हेवीवेट्स पे 2730 पे टॉप आउट हुआ था और लोगों ने कहा कि ये ऑल टाइम हाई जाएगा, विच इज 2850, लेकिन हुआ नहीं, उसके पहले ही घूम गया। क्या ये एंट्री का समय है या इसके अंदर फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है? सुदीप, अजय जी, अगर हम पिछले 2-3 दिन से 3-4 दिन से निफ्टी का अगर हम ये देखें चार्ट, और निफ्टी में भी लोअर हाइज बन रहा है, हावेवर निफ्टी में वो 18550 18560 टूट नहीं रहा था, जो आज अभी पिछले 15-20 मिनट में टूटा है, और दैट इज कर्टसी रिलायंस। और अगर रिलायंस के भी अगर हम चार्ट देखें पिछले 4-5 दिन के, तो 5 दिन से लोअर टॉप बना रहा है, लोअर बॉटम बना रहा है,
तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एंट्री तो नहीं बनती है। एक बार एक रिवर्सल पैटर्न हमें रुकना चाहिए, वापस से 2680 2690 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करे, बिकॉज जब तक ये 2680 90 के नीचे है तब तक यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। और जो 2600 25 80 के जो इसके सपोर्ट्स है वहीं पे एक बार आके ये सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज 2600 के वहां पे काफी पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो 2600 और 2580 इसके बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में ये 2600 और 2580 तक मुझे लग रहा है एक बार आएगा, और उसके बाद हम इसको रिव्यू कर सकते हैं टू गो लॉन्ग। किर्लोस्कर ऑयल इंजन को देखिए, सुबह 2% नीचे था, अभी 2% ऊपर हो गया, यानी इंट्राडे में कहीं ना कहीं इसके अंदर बाइंग आई है। राजेश जरा देखिए, डेज हाई पे आ गया। तो अजय जी ओवरऑल तो स्ट्रेंथ है स्टॉक में, और जिस तरीके से इसके वीकली डेली चार्ट बने हुए हैं कि वापस से साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो 360 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा। ये पिछले 3-4 वीक में देखें तो एक रैली के बाद साइडवेज कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ओवरऑल स्ट्रेंथ है, बने रहना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है 335 स्टॉप लॉस है, 359 के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा करीब 390 से लेके 410 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। कुल तो यहाँ पर बड़े लेवल्स आप ऊपर के देख रहे हैं और आप होल्ड की सलाह दे रहे हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स पर। अच्छी खासी मूव स्टॉक में आई है और आगे भी मूव जारी रह सकते हैं। चार्ट पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है राजेश को भी। लेकिन एक खबर अब हम तक मेघना लेकर आई हैं, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना बजट में बेहद कम दिख रही है। एक बार चलिए पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, समझ लेते हैं एक बार मेघना से। मेघना बताएं। जी, जैसा कि हम जानते हैं अभी जो फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पर वो 12.5% है और 2.5% एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगता है, जिसको मिलाकर टोटल इंपोर्ट ड्यूटी हो जाती है 15% गोल्ड पर। जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो लगातार मांग करते रहे हैं कि गोल्ड की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की जाए। उनका ये मानना है कि स्मगलिंग इसकी वजह से ज़्यादा हो रही है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस बजट में, आने वाले बजट में ही नहीं पिछले बजट में भी उन्होंने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग करी थी। पर अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले बजट में कोई भी चेंज गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी पर नहीं पॉसिबल है, नहीं लाइकली है, जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है और गोल्ड एक मेजर इंपोर्ट आइटम है इंडिया के लिए, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का रिस्क जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं लेना चाहती है। इसलिए सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि कोई भी चेंज जो है गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी में वो बहुत ही अनलाइकली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक अगर स्मगलिंग की बात करें तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है वो स्मगलिंग को चेक किया जाना चाहिए, ना कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करके। इनफैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी और गोल्ड के स्मगलिंग में वो ज़्यादा रिलेशन नहीं देखते हैं, इसीलिए कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना वो एक सलूशन नहीं मान रहे हैं कि गोल्ड की स्मगलिंग को रोकने के लिए। तो जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं वो ये कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कोई भी चेंज आने वाले बजट में अनलाइकली है। ऑलराइट, शुक्रिया मेघना इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए वेरी क्विकली, बाजार बस बंद होने में कुछ देरी रह गई है। अब एक बार बहुत जल्दी कुछ और स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं जिनमें अच्छी मूव्स हैं और क्या एक बार कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं। सीमेंस को तो अभी हमने डिस्कस किया, जिसपे राजेश मानते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें बीटीएसटी के तौर पर सुदीप ने दिया है। सारे पेंट स्टॉक्स, ओएमसी स्टॉक्स, इनमें एक बार क्विक रिएक्शन लेते हैं। एशियन पेंट्स, क्या आप इसे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेंगे राजेश? डेफिनेटली, तो ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और स्टॉक में जिस तरीके से मूव बने हैं आज के सेशन में, ये डेफिनेटली एक बीटीएसटी स्टॉक है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम यहाँ से 3270 3300 की तरफ बढ़ना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 3190 के आसपास। बीटीएसटी के तौर पर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या ये स्टॉक्स कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो सकते हैं बाइक, या फिर अगर नई पोजीशन बनानी हो तो इन लेवल्स पे बना लें सुदीप?
प्रियंका जी, मुझे लग रहा है बंधन बैंक का एक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी था, बट ये पिछले कुछ दिनों में ये जो हिसाब से पैटर्न बना रहा है, जो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है पिछले कुछ 3-4 दिनों से, तो मुझे लग रहा है एज अ बीटीएसटी ये कर सकते हैं, बट पोजिशनली बाय नहीं है। तो बीटीएसटी के लिए करना है तो 243 के स्टॉप लॉस से 252 के टारगेट के लिए कर सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी जो हिसाब से हमने देखा है चार्ट कि ये जैसे ही पिछले 3-4 दिन में अपने प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है और नया हायर हाई बना रहा है, तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली अभी भी इसमें ट्रेंड पॉजिटिव ही है। और 173 के स्टॉप लॉस से 181 के टारगेट के लिए हम इसमें बीटीएसटी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से जो ट्रेंड निफ्टी का दिख रहा है वो तो आपको शॉर्ट बिल्टअप का दिख रहा है। इनफैक्ट ऊपर की जितनी भी कॉल्स है 18600 हो 18700 हो, यहाँ पर सब में आपको अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है, यानी टफ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। और एट द सेम टाइम आपको नीचे के पुट्स में बाइंग भी दिख रही है 18400 हो 18500। तो बड़ा सपोर्ट 18400 अगर है और 18700 पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो क्या एक बड़ी रेंज दिख रही है राजेश कल एक्सपायरी के लिए? कोई बीटीएसटी ट्रेड, इंडेक्स के ट्रेड्स भी आप देंगे ऑप्शन बाइंग के लिए? नहीं, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो म्यूटेड ही लग रहा है मार्केट, क्योंकि एक जो मेजर कंसंट्रेशन है वो अब बिल्कुल उसके नजदीकी मार्केट ट्रेड कर रहा है। इन बिटवीन फंसा हुआ मार्केट है। 18500 सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा, 18600 650 रेजिस्टेंस रहेगा। तो एज सच यहाँ पे ऑप्शन के लिए ट्रेड तो अभी नहीं बनता है। हाँ, जरूर यहाँ पे अगर हम 18650 के लेवल को कल क्रॉस करेंगे तो वहां से शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा, या फिर 18500 तोड़ेंगे तो एक यहाँ पे अनवाइंडिंग के ट्रेड मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेड अभी यहाँ पे नहीं इनिशिएट करना चाहिए। आइदर साइड ब्रेकआउट के बाद ही हमें लगता है कि एक शार्प मूव बनेगा जो कि एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। तो कल के सेशन में ही हम फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगर कोई ऑप्शन का ट्रेड होगा तो। ट्रेड फेवरेबल नहीं लग रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इस बीच आज बाजार, क्योंकि हमने देखा कि एमपीसी का एक बड़ा की इवेंट था, हालांकि बहुत हद तक बाजार में 35 बेसिस पॉइंट्स के हाइक को फैक्टर इन कर लिया था। एक रेंज में आज दिन भर आपको कारोबार करते हुए बाजार दिखा, कोई बड़ी रिकवरी अटेम्प्ट ही नहीं हुई। आज गैप के साथ, थोड़े गैप डाउन के साथ, माइनर गैप डाउन के साथ हम खुले, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि थोड़ी सी वो गिरावट बड़ी ऑफ डे हाई हुए थे पोस्ट द एमपीसी बैठक। हालांकि जो आज पॉलिसी में मेजर कंक्लूड्स निकल कर आए उसमें रेपो रेट को बढ़ाया, ग्रोथ का फोकस थोड़ा कम किया, लेकिन ग्रोथ रेजिलियंस है बाजारों में और इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई अभी भी लड़नी है, ये बात क्लियरली यहाँ गवर्नर साहब ने कही। लेकिन हमने कोई भी रिकवरी अटेम्प्ट होते हुए नहीं देखी बाजार में। बैंकिंग स्टॉक्स में फिर भी कुछ पुलबैक्स, माइनर स्टॉक्स में, पीएसयू, मिड कैप पीएसयू में फिर भी थोड़े बहुत देखने को मिले, लेकिन अदरवाइज एक रेंज की बाजार रही। एक्सपायरी से पहले का ये सेशन है और काफी चल चुका भी है मार्केट कि आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं देखे। बड़े एक्शन आज कहाँ देखने को मिले? अगर आप यहाँ पर एफएनओ की बात करें तो सीमेंट्स आपको सबसे बड़ा यहाँ पर गेनिंग के साथ जा रहा है, 5% गेन्स के साथ सीमेंट्स जा रहा है, क्योंकि बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला। कुछ मूव्स आपको क्रूड डेरिवेटिव से देखने को मिली, चाहे वो ओएमसी के काउंटर्स हो, पेंट काउंटर्स हो, लुब्रिकेंट्स हो, और यहाँ तक कि एटीएफ काउंटर यानी एविएशन काउंटर्स भी हो, उनमें भी आपको मूव देखने को मिली। सीमेंट पैक के स्ट्रेंथ के साइंस और इनफैक्ट काउंटर स्ट्रॉन्ग रहे भी आपको सोमवार से हफ्ते की शुरुआत से ही दिख रहा है और चर्न भी हो रही है। कभी ग्रासिम तेज है, एसीसी अंबुजा तेज है, कभी रैमको, अभी आपको श्री सीमेंट भी उस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। थोड़े से बेट्स आपको कुछ पर्टिकुलर फार्मा स्पेस में भी दिखी, लेकिन स्ट्रेंथ आपको क्लियरली एफएमसीजी पैक में सुबह से ही दिखी और इनफैक्ट ये बनी हुई है पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि रूरल डिमांड में कहीं ना कहीं रिकवरी दिख रही है। और ये बात आज खुद गवर्नर साहब ने भी कही। मिस्टर दास ने क्लियरली कहा कि रूरल डिमांड में सुधार है, टू व्हीलर हो और साथ ही और ट्रैक्टर सेगमेंट की बिक्री के जो फिगर्स हैं वो ऑन द अपसर्ज है, अपसाइड है। एट द सेम टाइम एक बार निफ्टी के भी कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं कि वहां आज किस तरह का मोमेंटम देखने को मिला। आज क्योंकि बड़ी मूव्स, आज बड़ी पार्टिसिपेशन आपको किसी भी इंडिविजुअल एक सेक्टर से नहीं देखने को मिली, तो आज ऐसे में बढ़ने वाले जो थे वहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही आपको क्लियरली दिखाई दिया। एफएमसीजी मेजरली पैक रहा जहां बढ़त थी। एचयूएल अब भी आपको टॉप गेनर जो दिख रहा है वो एचयूएल दिख रहा है। उसके अलावा क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, कैपिटल गुड स्पेस में ही दूसरे स्पेस है। सीमेंट्स में अगर बड़े ऑर्डर की तेजी है तो एलएनटी में भी आपको अच्छी तेजी दिख रही है, 1.5% की तेजी आपको एलएनटी में दिख रही है।
इसके अलावा आपको जो दूसरे स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स जो फ्लैटिश सा कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी स्पेस से, नेस्ले एफएमसीजी स्पेस से, जहां पर आपको मूव दिख रही है। ऑटो पैक आज पूरी तरह से लगाट था, आईटी पैक से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, मेटल का कोई सपोर्ट नहीं था और साथ ही फाइनेंस काउंटर्स में भी बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी। मिड कैप स्पेस से अगर बात करें वहां कहाँ एक्शन देखने को मिला, उसमें आपके जो बड़े मूव जिन स्पेसेस से आए उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर, मिड कैप बैंक्स क्योंकि यहाँ पर फिर भी थोड़ी मोमेंटम थी, बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, बीओबी जैसे काउंटर्स, कुछ पावर सेक्टर के काउंटर्स लाइक आरईसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इनमें आपको मूव फिर भी दिख रही है, चाहे वो फाइनेंसर्स हो, ट्रांसमिशन हो, प्रोड्यूसर्स हो, इनमें आपको मूव फिर भी दिख रही है। लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स है, एसेट मैनेजमेंट काउंटर्स है, उनमें एक मूव फिर भी दिखी। कल भी हमने देखा एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ मूवमेंट थी। आज आपको निपॉन लाइफ तेज स्ट्रेंथ के साथ क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड द कॉन्ट्रेरियन जिन स्पेसेस में मूव कल परसों में हमें दिखी है, मणप्पुरम फाइनेंस जैसे काउंटर्स, वहां पर आपको गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके अलावा दूसरे जो काउंटर्स थे फाइनेंस के, उसमें चाहे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग हो, वो भी आपको वीकनेस के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज ओवरऑल बाजार की ब्रेथ नेगेटिव थी। आप देखें तो एडवांस क्लाइंट रेशियो भी देखें, सो मोर देन 60% गिरने वाले काउंटर्स हैं। तो ओवरऑल बाजार में एक रेंज में ट्रेड था, ग्लोबल क्यूज कोई बहुत सपोर्टिव नहीं थे, हालांकि क्रूड की चाल सबसे सपोर्टिव जरूर दिख रही है। और अभी आप अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखें, क्योंकि अब आज ओवरनाइट साइंस कैसे आते हैं उसे देखना होगा, लेकिन अभी प्री मार्केट में आप साइंस देखें तो वहां से भी फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए आपको यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स दिख रहे हैं। सो ओवरऑल ओवरसीज से कैसे सिग्नल्स आज रात को आते हैं और कल एक्सपायरी के दिन क्या हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिख सकता है या फिर रेंज में ही रहेगा, जिस तरह से आप अभी पुट बाइंग देख रहे हैं 18,400-500 के पास, ऊपर की तरफ 18,600-700 यहाँ कॉल राइटिंग दिख रही है, तो क्या ये रेंज में ही एक मार्केट रह सकता है? इसके लिए कल इंतजार करना होगा। बड़ी पोजीशन अभी फिलहाल बनाने से अवॉइड ही कर रहे हैं और ऑप्शंस के भी ट्रेड हमें बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल राजेश बता रहे हैं कि नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, सुदीप, आप दोनों का ही, आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और रिकमेंडेशंस कई सारे स्टॉक्स पे दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आप सब लोग। नमस्कार।